आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 13 अक्टूबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह के हमलों में आई तेजी, रात भर इजरायली इलाकों पर बरसाए रॉकेट, लेबनान बॉर्डर पर हुई आईडीएफ और हिजबुल्लाह की खतरनाक लड़ाई, कई फौजियों के मारे जाने का दावा, खबरें कंफर्म होना अभी बाकी। लेबनान पर इजरायली हमले जारी, मरने वालों की तादाद पहुंची 1645 के पार। प्रॉमिस लैंड छोड़कर भाग रहे सेटलर्स, अब तक 40,000 ने विदेशों का किया रुख। गाजा में 49 और फलस्तीनियों की मौत, नॉर्थ गाजा में भूख से तड़प रहे लाखों लोग। इजराइल का आयरन डोम साबित हुआ फेल, इजराइल को अमेरिका भेजेगा थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ईरान के हमलों से बचने के लिए एहतियाती कदम। ट्रंप बोले अगले 3 महीने में हो सकती है थर्ड वर्ल्ड वॉर। और रूस का बड़ा दावा, लगातार भाग रहे यूक्रेनी फौजी, रूस कर रहा नए इलाकों पर कब्जा, यूक्रेन पर जर्मनी को नहीं रहा यकीन। तो ये थी कुछ सुर्खियां, खबरें यकीन मानिए हमेशा की तरह इससे ज्यादा होगी। सबसे पहले खबर, हिजबुल्लाह ने कई ऑपरेशंस पूरी रात ऑपरेट किए हैं, कई ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं थ्रू आउट द नाइट। और सायदा जो इलाका है यहां पर इजराइल ने हमला किया है। दोनों तरफ की खबर है, दोनों तरफ से जो है नुकसान की भी खबर है और दोनों नुकसान पहुंचाने का भी दावा कर रहे हैं। सायदा में एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है इजरायली एयरफोर्स ने, काफ़ी लोगों के वहां पर मारे जाने की और बड़े नुकसान की खबर है। लेकिन हिजबुल्लाह ने सिर्फ एक इलाके को हिट नहीं किया, हाइफा हो, किरियत शिमोना हो या फिर गोलानी हाइट्स का इलाका, हर जगह जो है रेजिस्टेंस फोर्सेज ने हमले करके इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हाइफा सिटी पर बहुत ज़्यादा हमले किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा था लेबनान की सरजमीन पर इजरायली फोर्स की तरफ से, उसे भी हमने नाकाम बनाया है। हमारे गुरिल्ला जंग लड़ रहे फौजियों ने इजरायली फौजियों के लेबनान की सरहद में घुसने से खदेड़ दिया। दूसरी हेडलाइन भी अल-मयादीन की यही बताती है कि हिजबुल्लाह ने अनगिनत शेल, अनगिनत बम वगैरह बरसाए हैं इजरायली साइट्स पर और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो थे उन्हें नाकाम बना दिया है। लगातार फौजी इजराइल के बहुत से इलाकों में लेबनान के घुसने की कोशिश कर रहे हैं अपने ग्राउंड ऑपरेशन के तहत। लेकिन जैसा कि मैंने कल रात भी आपको बताया था, खुद ये CNN की रिपोर्ट है कि इजराइल का जीतना आसान नहीं है लेबनान की सरजमीन पर। और CNN ने ये इजरायली फौजियों के हवाले से कहा, क्योंकि उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि गजा की जंग अलग थी, वो शहरों की थी, ये खुले पहाड़ों की है और हिजबुल्लाह कहीं ज़्यादा मजबूत है हमास से और उन्हें गुरिल्ला वॉर लड़नी आती है। यही तो 2006 में हमें झटका दे गई थी, हमें लेबनान से भागना पड़ा था और वही हालात आज 2024 में भी हमारे सामने हैं। तो ये दो खबरें थी। इराक की जो रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस मूवमेंट है, उसने भी अपने हमले बढ़ाए हैं और उन्होंने फिर से रात ड्रोन अटैक किया। 13 अक्टूबर की सुबह लगने के बाद उन्होंने अटैक किया और इसके बारे में 13 तारीख की एक डेट के साथ ही उन्होंने एक अरबी में लिखा पेपर भी दिया था, उसमें हसन नसरल्लाह की तस्वीर भी थी और ये लिखा है कि इन अ स्टेटमेंट रिलीज्ड ऑन संडे October 13, 2024, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक कंफर्म अ ड्रोन अटैक टारगेटिंग अ मिलिट्री साइट इन ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स। कब्जे वाली गोलान हाइट्स इलाके में एक ड्रोन अटैक अंजाम दिया है इराक के रेजिस्टेंस मूवमेंट ने। जल्दी सर बढ़ते हैं। अल जजीरा की हेडलाइन है जो ये बताती है कि लगातार इजराइल के अटैक लेबनान के इलाकों में जारी हैं और लेबनान की मिनिस्ट्री ने बताया है कि अभी ये जो मरहला शुरू हुआ है 23 सितंबर से इजरायली हमले जो शुरू हुए हैं, इनमें लगभग 1645 लोग लेबनान के मारे जा चुके हैं, शहीद हुए हैं। इनमें ज़्यादातर आम लोग हैं और इनके अलावा और लगातार हमले जारी हैं इजराइल के और रिहायशी इलाकों को उजाड़ा जा रहा है। ज़्यादातर साउथ के लेबनान के इलाके हैं और बेरूत के भी, राजधानी बेरूत के सेंट्रल और साउथ के इलाके हैं। तो अभी ये कुल तादाद 23 तारीख से 1645 पहुंच गई, लेकिन पिछले साल 8 अक्टूबर 2023 से जब से हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला था इजराइल के खिलाफ, तब से मरने वालों का आंकड़ा 2255 लेबनान में पहुंच चुका है। और ये भी अल जजीरा में लिखा है कि जो जबालिया नॉर्थ गजा में मिशन चल रहा है IDF का, उसमें 200 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। नीचे इनकी जानकारी है, बाकी इनके अपलोड्स और अपडेट्स आती रहती हैं। हाँ, एक खबर ये है अल-मयादीन के हवाले से कि इजरायली सेटलर्स जो प्रॉमिस लैंड बताते हैं फ़लस्तीन की ज़मीन को, कहते हैं पूरा फ़लस्तीन हमारा है, खुदा ने हमसे वादा किया था, ये प्रॉमिस लैंड है। वो खुदा की तरफ से वादा की गई उस ज़मीन को
उस प्रॉमिस लैंड को छोड़ कर भाग रहे हैं। ये रिपोर्ट अल मायदीन की बताती है। ऑक्युपाइड टेरिटरीज के इजरायली सेटलर्स 40,000 सेटलर्स अब तक भाग चुके हैं। दूसरे ममालिक में वो पनाह ले चुके हैं, या सिटीजन बन गए हैं, या वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मौज काट रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन वो प्रॉमिस लैंड को छोड़कर चले गए हैं। अब सोचिए कैसे ग्रेटर इजराइल बनेगा। ऐसे करके लोग, अभी तो किसी आर्मी ने भी हमला नहीं किया है, अभी तो सिर्फ रेजिस्टेंस मूवमेंट से लड़ाई हो रही है इजराइल की, हमास से, हिजबुल्लाह से। किसी मुल्क से लड़ाई होने लगी तो कितनी बड़ी तादाद में ये लोग अपने प्रॉमिस लैंड को छोड़कर चले जाएंगे, मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हालांकि अल मायदीन की खबर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और उन्होंने ये भी बताया कि हर महीने लगभग 2000 सेटलर्स अब जा रहे हैं इजराइल को छोड़कर, और ये भी बताया है कि फर्दरमोर नियरली 1 मिलियन सेटलर्स हैव ऑब्टेन्ड फॉरेन पासपोर्ट्स इन रिसेंट ईयर्स एज अ प्रिकॉशन इन द इवेंट ऑफ फुल स्केल वॉर। इन्होंने मारीव वेबसाइट के हवाले से खबर लिखी है। मारीव इजरायली वेबसाइट है। ये बताया है कि पिछले कुछ सालों में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख इजरायलियों ने फॉरेन पासपोर्ट हासिल किए हैं, ताकि अगर कभी भी इजराइल की फुल स्केल वॉर किसी से छिड़ती है तो वो फौरन प्रॉमिस लैंड को छोड़कर भाग सकें। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। प्रॉमिस लैंड तो हमारे यहाँ के लव जिहाद जैसा मुद्दा है, आप सब भी जानते हैं। जितना खोखला वो है उतना खोखला ये है, वरना जिसने प्रॉमिस किया क्या वो आकर कहेगा कि हमने प्रॉमिस किया। फ़लस्तीनी इस ज़मीन पर हज़ारों साल से रह रहे हैं। जब वो मुसलमान भी नहीं थे तब भी वो यहाँ थे। वो कुछ थे, लेकिन थे। उनके एग्जिस्टेंस से इनकार कर देना बिल्कुल एक शर्मनाक बात है। और वो लोग जो कहते हैं प्रॉमिस लैंड है, वो एक बार नहीं 2 बार इस ज़मीन को छोड़कर भागे। उन्हें भगाने वाले कभी भी अरब नहीं थे, रोमन थे और थे, लेकिन अरब नहीं थे। खैर, बढ़ते हैं आगे। गज़ा में हमले जारी हैं, शहीदों की तादाद बढ़ रही है। 42,200 तक पहुंच चुकी है तादाद। माँओं का सिसकना, यतीम बच्चों का बिसकना और बुजुर्गों का अपने जवानों की लाशों का, उनके जनाजों का पथराई आंखों से देखना लगातार जारी है। 49 और फ़लस्तीनी पिछले हमले में शहीद हो गए। इजराइल की बमबारी जारी है। अमेरिका से मिले ज़बरदस्त बम लाचार फ़लस्तीनियों पर बरस रहे हैं। ये गज़ा की कहानी है, और नॉर्थ गज़ा को तो पूरी चारों तरफ से घेर लिया गया है। वहाँ जबालिया रिफ्यूजी कैंप में एक बड़ा ऑपरेशन आईडीएफ चला रही है। आईडीएफ का इल्ज़ाम है कि हमास फिर से रीग्रुप हो रहा है, नए लड़ाके जोड़ रहा है, जबकि हमास की तरफ से कहना है कि ये लड़ाई उनकी ज़मीन की है और ये लड़ाई हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। दोनों तरफ से गोली चल रही है, दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे हैं। ताकत के हिसाब से देखें तो फ़लस्तीनी ज़्यादा मारे जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन के पास हथियारों की शक्ल में ज़्यादा ताकत है, मशीनी ताकत ज़्यादा है। अरब न्यूज़ की खबर है, सऊदी अरेबिया ने निंदा की है, कड़ी निंदा की है, और ये कहा है कि इजराइल ने जिस तरीके से UNRWA के हेडक्वार्टर्स को ख़त्म करने और उसकी जगह को कब्जाने का ऐलान किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। UNRWA, आपको पता है कि फ़लस्तीनियों के लिए एक मिशन है। फ़लस्तीनियों को रिलीफ पहुंचाने के लिए राशन, दवा, उनके बच्चों की एजुकेशन, ये सारे काम गरीब फ़लस्तीनियों की UNRWA के थ्रू होते हैं। और जो है इन्होंने इस एजेंसी, इजराइल ने जो है इस हेडक्वार्टर्स इसका जो ईस्ट जेरूसलम में है उसे ख़त्म करके उसकी जगह एक कॉलोनियल आउटपोस्ट बनाने का फ़ैसला किया है। सऊदी अरब इससे नाराज़ है, लेकिन इतना नाराज़ नहीं है कि कोई बहुत सख्त कदम उठाए। अमेरिका लगातार कहता रहा है कि इजराइल कैपेबल है अपनी दिफा करने में, अपना डिफेंस करने में, लेकिन अभी एक जो खबर है दुनिया भर में सारे अखबारात में है, मैंने कहा इजराइल के ही अखबार से लें। US may send Israel third missile defense as Iran seeks to ward off Israeli retaliation। अब देखिए, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये अमेरिका का बड़ा एडवांस है। इधर आयरन डोम है, लेकिन अमेरिका कहता था ये कैपेबल हैं, इनके अंदर कुव्वत है, सलाहियत है, अपना जो है दिफा कर लेंगे। लेकिन जब ये खबर आती कि अमेरिका अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजेगा, एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को, तब पता चलता है कि आयरन डोम में छेद हो गए हैं, वो काम नहीं कर पा रहा है। और बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके, डेविड,
तो अमेरिका को थर्ड क्यों भेजना पड़ रहा है? हालांकि ये कह रहे हैं यूएस में सेंड। जब दुनिया भर में खबरें छप गई कि अमेरिका भेज रहा है, तब इजराइल के इस अखबार ने छापा कि अमेरिका भेज सकता है, नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट श्योर, नो डिसीजन मेड येट। नीचे बायलाइन में लिखा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन भेज सकता है। क्यों भेज सकता है? क्योंकि ईरान, ये लिखा हुआ है, ईरान पर इजराइल हमला करेगा और पक्का यकीनी करेगा। उसके बाद ईरान ने कह रखा है कि हम तुम्हें वापस मारेंगे। उस वापस मारने की मार से बचने के लिए अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम यहां आएगा, इजराइल में। इसके बारे में जानकारी मैं आपको पूरी अलग से बनाकर दूंगा, क्योंकि थोड़ी खबरें और बची हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, और अब फिर से प्रेसिडेंशियल रेस में है। नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो है हिंदू खतरे में नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो आने वाली है। 3 महीने में या 3.5 महीने में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। वैसे ही है ना, कुछ जैसे यहाँ पर जो ढपाली टाइप के लोग हैं जो बताते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में 100 करोड़ों के, मुसलमान तो वहां खतरे में होगा जो 16-17 करोड़ है। हिंदू खतरे में, आराम से ऊंची कुर्सियों पे हैं, मिनिस्ट्रीज में हैं, सारी मुख्यमंत्री हैं, सारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, आर्मी में बड़े पदों, हिंदू खतरे में है। ये एक पॉलिटिकल नारा है, हिंदुओं को डराकर अपने लिए वोट इकट्ठा करने का। अमुक पार्टी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता है, सभी लोग हैं किसी ना किसी को डराकर वोट लेते हैं। तो वैसे ये भाई साहब जो हैं डरा रहे हैं अमरीकियों को। तीसरी जंग अजीम आ रही है, 3rd वर्ल्ड वॉर आ रही है, अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो समझ लेना। और ये कह रहे हैं कि मैं यूक्रेन का भी मसला निपटा दूंगा और मिडिल ईस्ट का भी मसला निपटा दूंगा अगर मुझे वापस राष्ट्रपति बनाए। तो राष्ट्रपति बनाने के लिए बता रहे हैं कि खतरे में है डैश कौन? दुनिया। यूक्रेनियन फोर्स स्टार्ट विथड्रॉइंग ट्रूप्स फ्रॉम DPRs, डिफरेंस सिक्योरिटी फोर्सेस। बड़ा खतरनाक नाम है, जबान पर नहीं आ रहा। फिलहाल एक इलाका इन्होंने कब्जा लिया है वापस रूस की फौज ने, क्योंकि ये बताया है कि यूक्रेनियन फौज जो है वो लगातार उसके फौजी पीछे हट रहे हैं और ये उनका शगल सा बन गया है। ये तास रशियन न्यूज़ एजेंसी है, उसने बताया कि लगातार अब ये फैशन बन गया है यूक्रेनियन आर्मी में, वो हथियार डालकर पीछे हट जाते हैं, मतलब ये भाग जाते हैं इलाके खाली करके। और ये यूक्रेनियन नेम जो है इस इलाके का टोरेट्स्क है, रशियन इसका नाम वो ज़ेरिन्स्क लिख रखा है। ये बताया ये इलाका खाली करके यहाँ से फौज उनकी चली गई है और लगातार कई इलाकों से यूक्रेनियन फौज पीछे हट रही है, क्योंकि रूस के हमले यूक्रेन झेल नहीं पा रहा है। यूक्रेन के फौजी ज़बरदस्ती भरे गए फौजी हैं, रूस के फौजी अपनी मर्जी से अपने मुल्क के लिए लड़ने आए फौजी, रशिया का दावा है। अरे सर, इसमें एक और हेडलाइन ये है कि जर्मन डिफेंस मिनिस्ट्री ने, मतलब ऐसा लगता है कि एतबार खो दिया है यूक्रेन के ऊपर, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर। अब एतबार जर्मन को नहीं रहा। जर्मनी वो मुल्क है जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर मिलिट्री मदद दे रहा है यूक्रेन को, लेकिन अब लग रहा है कि उन्हें यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पर शक हो चला है। उन्हें लगता है कि ज़ेलेंस्की या यूक्रेनियन आर्मी जबर नहीं हो पाएगी, जेर ही रहेगी, लिहाजा अब उनकी मदद करने से कोई फायदा नहीं। द मिनिस्ट्री डज नॉट बिलीव दैट यूक्रेन विल बी एबल सून टू इम्प्लीमेंट द काउंटर ऑफेंसिव। ये कि बहुत जल्द वो ऐसी कुव्वत हासिल कर लें या बहुत जल्द वो काउंटर ऑफेंसिव को जो है जवाबी हमले को अंजाम दे पाए, अब ऐसी लगता नहीं कि यूक्रेन में कुव्वत है। जबरदस्त इन्होंने टैंक्स वैंक्स एमिनिशन और न जाने क्या क्या जो है लेपर्ड 2 टैंक्स भारी भरकम दे रखे, 300 सच टैंक्स अभी भी लाइन में कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन और 18 बिलियन यूरो ये खर्च कर चुके हैं। बावजूद इसके नहीं लग रहा है कि जो कुछ किया, हमने सोचा था कि जामुन का बीज बो के आम निकल आएंगे, लेकिन यहाँ तो बबूल भी नहीं निकल रहा है, यूक्रेन न जीतने वाला ऐसा लग रहा है। तो जंग में ऐसा होता है, हो सकता है कल यूक्रेन फिर जबर पड़ जाए और रूस को झुकना पड़े। ये जंग चल रही है अभी, एक तरफ पूरा नेटो है, अमेरिका है, और एक तरफ रूस है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइन शो को देखने के लिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी कुछ, आज संडे है सर,
مجھے معاف کریے گا, تھوڑا سا ٹائم ادھر بھی دینا ہوتا ہے اور دنیا میں. اور آج دنیا بھر کی خبریں رات 10 بجے کا شو نہیں آتا, معذرت پہلے سے. وقت ملا تو ضرور 9-10 بجے کے لیے کچھ بنایا جائے گا, بگ نیوز, بگ اسٹوریز, سنڈے بگ اسٹوریز جو بناتے ہیں. نہیں ملا تو معاف کریے گا. شکریہ, سلامت رہیے, خوش رہیے.